हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक। आज की इस वीडियो में हम लोग KNN यानी के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। KNN के बारे में मैं थोड़े थियरी कंसेप्ट ऑलरेडी कवर चुका हूँ, आप पॉपअप पे देख सकते हैं, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं थियरी कंसेप्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग खाली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे थोड़े लिंक्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गिटहब के। आप प्लीज़ वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ पोस्ट आर्टिकल्स डालता हूँ। चलिए सो गाइस, अगर मैं डायरेक्ट प्रोग्राम के ऊपर फोकस करूँगा तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कस्टम डेटा सेट के ऊपर ही हम अपना एल्गोरिथम ट्रेन करने वाले हैं। फिर इस वीडियो में मैंने बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम जो लाइब्रेरी के साथ आते हैं डेटा सेट, उसके ऊपर ही खाली काम किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग कस्टम डेटा सेट, हमारा खुद का डेटा सेट यूज़ करेंगे। तो मैंने डेटा सेट यहाँ पे यूज़ किया है कैगल पे, जो अवेलेबल है, लिंक इन गिवन डिस्क्रिप्शन, जो कैट वर्सेस डॉग का है। एंड गाइस, KNN को हम लोग लेजी एल्गोरिथम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। और गाइस, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और मेरे पास दो क्लासेस हैं, डॉग और कैट के, ठीक है। अब मैंने कोई एनिमल अपने मॉडल को दिया, तो वो डिसाइड कैसे कर पाएगा कि ये पर्टिकुलर एनिमल जो है वो क्लास बिलोंग करता है हमारे कैट को या डॉग को। तो बेसिकली गाइस, वो डिसाइड कर सकता है कि उसके पास जो नेबर में जो एलिमेंट्स है उनकी मेजोरिटी कौन सी सबसे ज़्यादा है। मान लो एक पॉइंट के आजू बाजू 10 कैट के हैं और 5 डॉग के हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिसाइड कर पाएगा, हाँ भाई मेरे पास जो बंदे हैं वो डॉग के कैट्स के बहुत ज़्यादा हैं, तो ही विल बी बिलोंग टू द क्लास ऑफ कैट। ओके, सिमिलरली सेम अप्रोच ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो बस उसका एग्जांपल है। और हाँ गाइस, वो डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करता है, उसके दो चॉइस हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस और दूसरा है मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स हैं, थोड़ा थियरी कंसेप्ट चाहिए। सो बेसिकली काम कैसे करता है KNN एल्गोरिथम, कोई भी एक नंबर ऑफ नेबर सेलेक्ट कर लेगा कि भैया मुझे अपने रेडियस में कितने नेबर्स को देखना है। फिर वो आपने वहाँ से सभी का वो यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और फिर जो सबसे ज़्यादा नेबर्स होंगे उस पर्टिकुलर क्लास के, वो उसको क्लास को बिलोंग कर देगा। तो चलिए कुछ लाइब्रेरीज पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं के नियरेस्ट नेबर्स क्लासीफायर, विच इज़ ऑलरेडी देयर इन sklearn.neighbors। देन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये लाइब्रेरी हम इसलिए इंपोर्ट करें ताकि हम हमारे डेटा सेट को सेग्रीगेट कर पाए। फिर iMuters इंपोर्ट पाथ, बेसिकली क्या है कि मुझे यहाँ पे एक ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक एक इमेज को लेना है अपने डायरेक्टरी से, ठीक है। चलिए मैं आपको डेटा सेट दिखा दूँ। ये है मेरा ट्रेन, ये है मेरा टेस्ट। बेसिकली ट्रेन में देख सकते हैं मेरे पास कुछ 25,000 इमेजेस हैं, और मेरे पास टेस्ट में सिर्फ 2 है, बिकॉज मुझे सिर्फ 2 पे करना है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ भी रैंडम करके देखें तो भैया कुछ भी कैट ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन में, आप डेटा सेट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोड तो मैं हमेशा की तरह गिटहब पर डालूंगा। सो गाइज, बस ये कुछ है। CV2 मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मुझे क्या करना है, जो पर्टिकुलर इमेज होगी ना, वो डायरेक्टली मैं अपने मशीन को फिट नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इमेज को रीड करना पड़ेगा। वो रीड करूँगा मतलब 3x3, मतलब RBG हुआ, मतलब कलर इमेज हुआ, तो 3x3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे उसको फ्लैटन करके तब अपने मशीन को देना है, ताकि अगर मैं डायरेक्टली 3x3 मैट्रिक्स करके एक पर्टिकुलर इमेज दूंगा ना, तो कैलकुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर मशीन विल बी वेरी, मतलब बहुत ही लोड पड़ेगा मशीन के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, 3x3 मैट्रिक्स की देने के बजाय मैं उसको खाली एक वेक्टर, मतलब 1x1 मैट्रिक्स दूँ, तो वो काफ़ी ईजी रहेगा। सो इसीलिए मैंने CVT इंपोर्ट किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज जो पर्टिकुलर है मेरी, ठीक है, आप देख सकते हैं डेटा सेट में इमेजेस जो होंगे ना, वहाँ पे एक ही साइज के इमेजेस नहीं होंगे, ठीक है ना, अलग अलग वेरी साइज होने वाले हैं। कोई 400 है, कोई 495 इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे 320 है ये वाला। तो बेसिकली गाइस, मुझे अपने मशीन को ऐसा तो मैं दे नहीं सकता, ठीक है ना, मेरा मशीन खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्री डिफाइंड साइज ले लेता हूँ 32x32, और सारी इमेजेस को मैं बस उन्हीं फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो बस ये चीज़ वही कर रहा है, और कन्वर्ट करने के बाद मैं उसको फ्लैटन कर दूंगा। गाइस, फ्लैटन मतलब क्या होता है कि जो 3x3 जो मैट्रिक्स मेरा है, उसको 1x1 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हो, तो मैं आई विल गोइंग टू यूज दी फ्लैटन मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लैटन यूज किया हुआ है। फिर एक्सट्रैक्ट कलर हिस्टोग्राम, ठीक है गाइस, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा थियरी रखा हुआ है इसके लिए। तो अब मेरा बेसिकली डेटा सेट कहाँ पे, ट्रेन फोल्डर में, बरोबर है। सो गाइज, अभी क्या होगा ना, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एक एक इमेज का जो पर्टिकुलर पाथ है ना, वो एक लिस्ट में स्टोर हो जाए, बरोबर।
एक एक पर्टिकुलर लिस्ट आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको कि ट्रेन में कैट 0.jpg बरोबर, ट्रेन में कैट 1.jpg, ट्रेन में कैट 10.jpg। मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये आप पर्टिकुलर पाथ है एक पर्टिकुलर इमेज का, और उसको मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, image.path वाली जो लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ पे तक कुछ भी नहीं है, बस सब नॉर्मली है। ओके, सो अब डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोग्राम, बिकॉज मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम भी थोड़ा यूज़ किया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ा इमेज एक्सट्रैक्शन, फीचर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करूँगा, तो बेसिकली वो ये है। यहाँ पे क्या होता है कि हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक इमेज है, ठीक है, वो कुछ कलर से रिप्रेजेंट होता है, आरबीजी कलर से रिप्रेजेंट होता है। तो आरबीजी की जो वैल्यू होती है ना, 0 से 55 तक इंटेंसिटी रहती है उनकी। ठीक है, तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन एन इमेज। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है, मान सकते हैं आप ग्राफ की तरह होता है, जो कलर्स को एक पर्टिकुलर इमेज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ना, उसको वो हिस्टोग्राम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये इमेज है डॉग का। तो अब मेरा जब कर्सर जा रहा है ना, आप चीज़ वो पोर्शन देखिएगा, ये जहाँ से मेरा कर्सर गया, ये पर्टिकुलर चीज़ है वो वाइट है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी वाइट है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन वाइट है, तो उस जब मेरा इमेज स्कैन होगा ऊपर से लेकर नीचे तक का, तब कुछ हद तक ऐसा आएगा ना कि मेरे जो इमेज है उसमें खाली वाइट पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम मेरा जो ग्राफ होगा ना पर्टिकुलर वाइट के लिए बहुत पीक बहुत हाई होगी उसकी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो इसका नोज है वो थोड़ा ब्लैकिश टाइप है, उसका आई थोड़ा ब्लैक है, इसका दोनों आईज बेसिकली ब्लैक है, वो अभी थोड़ा यहाँ पे ग्रीनिश टाइप हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हिस्टोग्राम से पता लगा सकते हैं इजीली, और इससे हमारा मशीन ट्रेन होने में बहुत मदद मिलती है इसको। सो थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हेन प्लॉटिंग दी हिस्टोग्राम, मतलब कोई भी हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे होते हैं, तो जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसको हम लोग एज अ बीन सर्व करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट टाइप है। मैंने आपको बता दिया बेसिकली यहाँ पे काम कैसा होगा, और ऑलरेडी हमें कुछ माथामारी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास CV2 के अंदर सब कुछ आ चुका है, हमें बस उसको इंपोर्ट करके इसको यूज़ करना है। सो कैल हैश के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कैल हिस्ट्री में क्या करने वाला हूँ, इमेज अपना पास करने वाला हूँ, और इमेज पास करने वाला हूँ। इसके कुछ चैनल्स होंगे आरबीजी वाले, फिर मार्क्स। बेसिकली यहाँ पे मार्क्स हम डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज वो थोड़ा अलग ही कंसेप्ट आ जाता है। बाद में हिट साइज बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ बीन्स वी आर गोइंग टू यूज ऑन कंप्यूटिंग द हिस्टोग्राम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितने बीन्स होने चाहिए। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मेरे पास जो है एक्स एक्सिस पे जो बीन्स है वो 2। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आरबीजी में 0 से 255 तक होता है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पता है, 0 से 125, 125 से 256 मेरा मैक्सिमम बराबर नहीं, बट ऐसे पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो सिमिलरली अगर मैंने बोला कि मेरा जो हिट साइज है वो होने वाला है एग्जाम्पल ऑफ 32, तो 32 में वो चीज़ डिवाइड हो चुकी है नॉर्मली। और रेंजेस है जो 0 से 256 होता है, सही है, क्योंकि आरबीजी वही का होता है। सो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अब जो पर्टिकुलर मेरा इमेज है ना, उन सभी के ऊपर मुझे हिस्टोग्राम अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने एक फॉलो चला दिया। इमेज पाथ आपको पता है ना, मैंने वो बताया पिछली बार, मतलब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मैंने एक इमेज पाथ, मेरा लिस्ट है जिसके अंदर सारे मेरे पास पाथ्स हैं सारे इमेजेस के, तो मैंने बस उसको फॉलो पे पास किया हुआ है, और फिर बस मैंने एक एक इमेज का मैंने हिस्टोग्राम मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे बस थोड़ा प्रोसेसेस है, और बस यहाँ पे कुछ साइजेस मैंने बताने के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया है कि भैया ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स बना है वो कितने MBs में है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से मैंने अपने डेटा सेट को स्प्लिट किया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने स्प्लिट किया है ना, वो 2 बार किया है। ठीक है, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 पे क्या हो रहा है, मैं उसको जो स्प्लिट कर रहा हूँ वो रॉ इमेजेस और लेबल्स पे हो रहा है। मतलब कि क्या, हिस्टोग्राम पे अप्लाई नहीं किया है मैंने, अपना जो मैंने नॉर्मल इमेजेस जो मेरे रॉ इमेजेस है ना, जो 32x32 पे मैंने कन्वर्ट करे थे, मैंने खाली इन्हीं पे मैंने खाली ट्रेन स्प्लिट अप्लाई किया हुआ है। मतलब 2 बार मैंने अप्लाई किया हुआ है, और उन सब सारे की वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है कि अगला जो स्टेप है ना, मैं वो 2 चीज़ के लिए परफॉर्म करने वाला हूँ, एक अकेला रॉ इमेजेस के लिए और अगला एक दूसरा होगा हिस्टोग्राम के लिए, बरोबर। तो अभी जो खाली रॉ इमेजेस की मैं बात कर लेता हूँ, 2 लाइन्स है वो खाली रॉ इमेजेस पे स्प्लिट हो रहा है डेटा सेट, और नीचे की जो 2 लाइन्स है ना वो हो रहा है स्प्लिट हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम का जो डेटा मैंने कलेक्ट करा है, जो अगले स्टेप बनाया था फॉलो घुमा के,
उसमें जो डेटा हमें मिल रहा है वो स्प्लिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्टोग्राम यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, एक खाली रॉ इमेजेस के लिए, दूसरा है हिस्टोग्राम के लिए, ठीक है। तो मैंने खाली रॉ इमेजेस वाला जब मैंने अपना डेटा का जब मैंने इसको ट्रेन किया तो मुझे पता चला कि जो मेरी एक्यूरेसी आ रही है वो 54.6 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी मतलब ना के बराबर ही आ रही है, हम ही कहीं इसको रियल टाइम भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और बेसिकली अब कोई भी अगर मैं इसको ट्रेन करूँ SVM पे तो मुझे एक्यूरेसी हो सकती है 86 या 96 के आसपास मिले। और इसको KNN को स्लो लर्नर, लेजी लर्नर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको ट्रेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। और फिर यहाँ पे अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो K नेबर क्लासीफायर है उसमें 2 पैरामीटर्स पास हुए हैं, क्या, N नेबर्स और N जॉब्स। बेसिकली गाइस N नेबर जो है मैंने 1 पास किया हुआ है। 1 मतलब क्या कि मुझे जो K की वैल्यू होती है ना वो, ठीक है, बेसिकली K की वैल्यू 1 रखी है और N जॉब्स इक्वल्स टू -1। और फिर बस मैंने यहाँ पे एक्यूरेसी देख सकते हैं आप 54.56% है। और फिर जैसे ही मैंने उसको हिस्टोग्राम पे जब मैंने अपना डेटा प्रोसेस किया तो अब देख सकते हैं जो मेरी एक्यूरेसी है ना 57.26 हो सकी है, ठीक है। ये उतना भी अच्छा नहीं है पर एज कम्पेयर टू रॉ इमेजेस हिस्टोग्राम कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने जॉब लिप, यहाँ पे बेसिकली जॉब लिप मैंने क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि मुझे अपना जो डेटा है ना, जो मेरा मॉडल जो तैयार हुआ है मुझे उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए मुझे जॉब लिप का लाइब्रेरी मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और फिर मैंने अपना जो मॉडल है वो किस नाम से सेव है, फाइनलाइज model.sav, और जस्ट मैंने इसको सेव किया हुआ है। अब मुझे मॉडल को लोड करना है, तो मैंने लोड कैसे करूँगा, joblib.load, ठीक है। joblib.dump से हमारा मॉडल सेव होगा, joblib.load से हमारा मॉडल लोड हो जाएगा। अब लोड हो गया, अब मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। अब मेरे को अपने जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेस्ट है ना, टेस्ट फोल्डर के अंदर दो इमेजेस हैं, ठीक है। अब आपको कभी ऐसा ना लगे कि जो मशीन हमारा ट्रेन हुआ है ना वो ट्रेन हुआ है नाम के नाम से, ठीक है। जैसे डॉग का इमेज का जो नेम है ना उसके हिसाब से हमारा मशीन ट्रेन हुआ। किसी लोगों का ऐसे कंफ्यूजन रहती है, तो मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने क्या किया, जो डॉग का इमेज है उसको मैंने नाम दिया है कैट का। आप देख सकते हैं ये जो है कैट का इमेज है, सॉरी डॉग का इमेज है, मैंने नाम रखा है कैट। ये बेसिकली कैट का इमेज है पर मैंने नाम रखा है डॉग, ठीक है। इसके आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मतलब कि आगे वाला जो है ना हमारा मशीन गलत प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब मैंने क्या करा कि मैंने जस्ट प्रिडिक्ट किया, ठीक है। तो प्रिडिक्ट किया तो मुझे एक एरर मिल रही है। यहाँ पे एरर क्या बोल रहा है, देखो कि एक्सपेक्टेड 2D एरे गॉट स्केलर इंस्टेड, ओके। तो गाइस इसका मतलब क्या कि जब मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया था ना तो आपको पता होगा मैंने इसको रिसाइज किया था। रिसाइज करने के बाद मैंने इसको हिस्टोग्राम भी अप्लाई करा था, फिर मैंने उसको डायरेक्ट ट्रेन किया था, ठीक है। पर प्रिडिक्ट करते टाइम में क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट रॉ इमेज उसको डाल रहा हूँ, ठीक है। उसकी साइज पता नहीं क्या है, वो हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ पता नहीं है मुझे। सो मैं बस वो इमेज डाल रहा हूँ, तो ऑब्वियस कि वो मॉडल हमारा उस हिसाब से ट्रेन नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने इमेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी मशीन को कुछ समझ आएगा ना, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, अपने मशीन को मैंने पहले इमेज को मैंने रीड करवाया, रीड कराने के बाद मैंने उसको कलर हिस्टोग्राम पे कन्वर्ट करा और रिशेप कर दिया 1-1 मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ मशीन्स में ऐसे एरर आ सकती है कि भैया आपका जो इमेज है अभी भी तैयार नहीं है, ठीक है। तो उसको रिशेप करने के लिए 1-1 लगा दिया जिससे मशीन को लगे बरोबर है हमारा जो इमेज है करेक्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने इमेज लोड किया है वो कौन सा है, cat.jpg, ठीक है। और जब मैंने इसको प्रिडिक्ट किया तो मुझे आंसर क्या मिला, डॉग। मतलब इस हिसाब से हमारा मशीन सही है। आपको मैंने यहाँ पे बताया था ना कि जो मैंने अगर कैट का इमेजेस जो अगर मैंने उसको लेके बोला, कैट के इमेजेस अगर मैंने उसको बोला तो मैंने नाम क्या रखा है, डॉग का, बरोबर। और डॉग का क्या रखा है मैंने, कैट का। तो मैंने यहाँ पे कैट दिया है तो बरोबर है, मुझे डॉग मिल रहा है, ओके। सो गाइस बस केनन का रोल अभी यहाँ तक ही था, ठीक है। अब मेरा जो मॉडल जो तैयार हो चुका, जो मैंने उसको सेव किया है, अब मैं इसको ले जाकर जहाँ भी यूज़ करना हो मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है। बस मुझे पता इतना रखना पड़ेगा कि मॉडल के अंदर जो इनपुट्स आ रहे हैं ना वो इनपुट्स मॉडल के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। मैं उसको रॉ इमेजेस डायरेक्ट नहीं डाल सकता, मुझे पहले उसको इमेज कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको रिसाइज करने के बाद मुझे उसको फ्लैटन करना पड़ेगा, फ्लैटन करने के बाद मुझे उसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे अपने मॉडल को दूंगा, तब जाके मेरा मॉडल विदाउट एरर काम करेगा। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ इंट्रो ऑफ रियल टाइम डिटेक्शन, ठीक है। तो गाइस रियल टाइम डिटेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम हमारा जो मॉडल है उसको रियल एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए कि हम किस किस इंस्ट्रूमेंट से, डिवाइसेस से हमारा इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। एक हो गया कैमरा, मोबाइल, स्ट्रीट कैमराज, हमारा खुद का पर्सनल कैमरा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हम लोग हमारा इमेजेस या कुछ फ्रेम्स का हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम इमेजेस से उसको कैप्चर कर रहे हैं। इमेजेस कैप्चर करना मतलब क्या, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। लाइव वीडियो चल रही है यहाँ पे। तो वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मुझे क्या है कि जो भी वीडियो सेव हो रही है वो फ्रेम बाय फ्रेम रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। तो अब मुझे अपने मशीन के अंदर वो इमेजेस ही भेजना है, मतलब वो फ्रेम ही भेजना है। तो बेसिकली हमें ऐसा सेटअप करना है कि हमारा जो मॉडल है ना, उसके अंदर जो इमेजेस जा रहे हैं वो फ्रेम बाय फ्रेम जा रही है, और हमारा मॉडल रियल टाइम पे प्रेडिक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। तो मुझे बेसिकली क्या अभी जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल, ठीक है। और मोबाइल से इमेजेस जो आ रहे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक अपना कुछ प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। उसके बाद एक मॉडल चाहिए, बराबर। यहाँ पे हमारा मॉडल तैयार है, हमारे सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल भी तैयार है। तो बेसिकली जो बीच का पार्ट है ना वो रिमेनिंग है, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेसिकली कैसे काम हो रहा है। सो इसका रियल टाइम एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि मेरा जो अभी फिलहाल जो मशीन है वो इतना लोड नहीं ले पाएगा कि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ और रियल टाइम डिटेक्शन भी हो पाए। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ जो हम यूज़ कर सकते हैं। वो है IP वेबकैम, ठीक है गाइस। IP वेबकैम से क्या होता है कि जब मैं उसको ऐप को चालू करूँगा ना तो एक लोकल होस्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक है, लोकल होस्ट, ठीक है। तो मुझे अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करना है और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को मुझे कनेक्ट करना है अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से। जब हमारा कनेक्शन हो जाएगा मोबाइल का और लैपटॉप का, तो क्या करना है कि मोबाइल के ऊपर जो लिंक दी होगी ना 192 समथिंग लाइक दैट, हमें बस ले जाके हमारे गूगल क्रोम में कोई भी ब्राउजर पे हमें इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैं उसको पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरे मोबाइल में जो चीज़ कैप्चर हो रही है ना वो डायरेक्टली चीज़ मुझे अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। अब जो भी चीज़ मेरी स्क्रीन पे दिख रही है ना, मुझे बस वो चीज़, वो फ्रेम उठा के मुझे अपने मॉडल को देना है, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे होगा, मतलब वो चीज़ हमें पाइथन में लिखनी पड़ेगी, बरोबर है। तो पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है URL lib। URL lib बेसिकली क्या होता है, हमारे कोई भी वेबसाइट पे जाके कोई भी चीज़ कैप्चर हो रही है ना उसको वो उठाएगा और बस बेसिकली एक कोई वेरिएबल में स्टोर कर देगा। हमें बस वेरिएबल उठा के अपने मॉडल को देना है। तो बेसिकली गाइस, मैंने यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करे हैं, URL lib.request और CVT। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे मोबाइल में जो हॉटस्पॉट जो मुझे मिल रहा था उसका IP एड्रेस था समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे URL पेस्ट किया हुआ है। और short.image बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा मोबाइल जब चीज़ें कुछ कैप्चर कर रहा होता है ना, तो वो short.jpg के फाइल में स्टोर होते हुए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा होता है, ठीक है। अब वो इतना फास्ट होता है तो हमें ऐसा लगता है कि भैया वो जो चीज़ चल रही है वो वीडियो ही चल रही है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि अपने प्रोग्राम में मुझे बस वो इमेजेस को फटाफट ग्रैब करना है, ठीक है। अब इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने लैपटॉप में मतलब रियल टाइम डिटेक्शन कर रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही हाई होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा और बहुत ही ग्लिच होगा, आपका लैपटॉप बहुत स्लो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, CVT.video कैप्चर से मैंने हर एक फ्रेम को कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास देखो फ्रेम आ चुकी है। अब फ्रेम आ चुका है तब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, अब मुझे इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है, रिसर्च करना है, हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करके अपने मॉडल को पास करना है। तो वाइल ट्रू क्यों लिखा, क्योंकि इनफाइनाइट लूप पे जाना है मुझे, क्योंकि वीडियो तो फ्रेम्स तो आते जा रही है ना, इसलिए इनफाइनाइट लूप पे मुझे दौड़ाना है इसको। फिर मैंने cam.read से क्या किया, मैंने फ्रेम ले लिया है, ठीक है। फ्रेम लेते टाइम मैंने क्या किया, उसको रिसाइज किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और बाद में मैंने मॉडल जो प्रेडिक्ट कर दिया तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। सो गाइस, इसका जो रियल टाइम एग्जांपल है ना वो इम्प्लीमेंटेशन में आपके नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में अपकमिंग वीडियोस में मैं बता दूंगा। और आप देख सकते हैं कि जो लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है cv.imshow, ठीक है, और इफ cvt.wait की इक्वल्स टू 27, बेसिकली आज की वैल्यू ऑफ एस्केप की इज 27, ठीक है। हम जैसे ही 27 की प्रेस करेंगे ना, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो विंडो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने KNN एल्गोरिथम देखा कि जिसमें हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने KNN लगवाया, उसको लेजी एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं, और कैसे रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे भी हम लोग कोई भी मॉडल प्लेस कर सकते हैं। बेसिकली गाइस, अगर हम बात करें इमेज क्लासिफिकेशन की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खाली वो यूज़ करें, क्या, CNN, ठीक है ना। बेसिकली CNN क्या होता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, और वो बेसिकली इमेज क्लासिफिकेशन के लिए ही बना हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे हमारा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन होता है और उसके अंदर बहुत सारे कर्नल्स और कन्वोल्यूशनल लेयर्स होते हैं। तो ताकि आने वाली वीडियोस में हम लोग वो भी डिस्कस करने ही वाले हैं अच्छे से।
सो गाइस यहाँ पे हमें इतना तो पता चला है कि कैनन किस तरीके से बिहेव कर रहा है हमारे इस मॉडल के साथ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गिटहब पे, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे वहाँ के अपडेट मैं वहाँ पे अपडेट भी रखता हूँ। और ठीक है, थैंक यू।